जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप शानदार, जिंदाबाद और ज़बरदस्त हैं। मैं सम्राट और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। साथियों, संविधान की सीरीज में ये 5वीं क्लास आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। पिछली 4 वीडियो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पिछली क्लास में हमने अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़े थे और उसके बाद हमने राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित समितियों को डिस्कस किया था। नेक्स्ट फिर हमने अध्याय 3 की शुरुआत कर दी थी, जिसमें हमने पढ़ा था नागरिकता। हमने इसमें 2 चीज़ों को डिस्कस किया था, नागरिकता की प्राप्ति कितने प्रकार से होती है और नागरिकता की समाप्ति कितने प्रकार से होती है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 5 से 11 और किस अनुच्छेद में किस चीज़ का प्रावधान है, ये चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। देख लीजिए आप एक बार। इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। ठीक है साथियों, एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर भी कर दिया करिए और आप कमेंट जरूर किया करिए। जैसा भी आपको वीडियो लगे आप उसी तरह का कमेंट करिए। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो अच्छा ही कमेंट करिए, जैसा भी आपको लगे आप उस तरह का कमेंट करिए। और आप अपना कोई सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ये आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, यानी नागरिकता, सिटीजनशिप को हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं, एक सेकंड में पेन सेलेक्ट कर लूँ और उसके बाद शुरू करते हैं हम। ओके, ठीक है साथी, देखिए हम पढ़ेंगे सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 5। यहाँ थोड़ा सा इसको शॉर्ट में देख लेते हैं, उसके बाद आगे इसको डिटेल में मैंने लिखे हैं सारे आर्टिकल, वहाँ पढ़ेंगे इसको बड़े अच्छे से। अनुच्छेद 5 में क्या है? अनुच्छेद 5 व्यवस्था करता है पैतृक संबंधों के आधार पर नागरिकता। यानी अगर हमको एग्जाम के लिए याद करना है तो हमको इसी तरह से याद करना है शॉर्ट में। अनुच्छेद 5 में है पैतृक संबंधों के आधार पर नागरिकता, यानी जन्म से नागरिकता, जिसको हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। उसके बाद आगे है हमारा आर्टिकल नंबर 6, अनुच्छेद 6। इसमें प्रावधान किया गया पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता संबंधी अधिकार। उसके बाद आर्टिकल नंबर 7 में है अनुच्छेद 7, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। यानी इन दोनों में एक डिफरेंस ये है, अनुच्छेद नंबर 6 प्रावधान करता है कि जो लोग पहले भारत से पाकिस्तान चले गए थे और फिर पाकिस्तान से वापस भारत में आ गए हैं, तो आर्टिकल 6 उनके लिए एक प्रावधान करता है। पहले वो भारत में थे, पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर भारत वापस आ गए। उसके बाद आर्टिकल नंबर जो 7 है हमारा, वो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता, यानी ऐसे व्यक्ति जो मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर गए हों, लेकिन वह स्थायी रूप से भारत लौटने का एक प्रमाण पत्र अपनी सरकार से लेकर आए हों, तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान करता है आर्टिकल नंबर 7। उसके बाद बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 8 की। अनुच्छेद 8 में व्यवस्था है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। नेक्स्ट है आगे, यानी भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति, यानी ऐसे व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहे हैं लेकिन वो भारतीय मूल के थे। नेक्स्ट है आगे अनुच्छेद नंबर 9, जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं वे उस देश के नागरिक नहीं होते हैं। ठीक है, यानी जो व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता को प्राप्त कर लेते हैं और वे उस देश के नागरिक नहीं होते हैं। ठीक है, उन्होंने नागरिकता लिए और अब वो उस देश के नागरिक बन गए हैं, तो फिर क्या होगा? भारत से उनकी नागरिकता जो है वो समाप्त मानी जाती है। नेक्स्ट अनुच्छेद नंबर 10। अनुच्छेद नंबर 10 में व्यवस्था है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा नागरिक जिसके पास भारत की नागरिकता है, वो तब तक भारत का नागरिक बना रहेगा जब तक कि संसद कोई नया विधान बनाकर उसे अमान्य घोषित ना कर दे। तो अनुच्छेद नंबर 10 में ये प्रावधान है। अनुच्छेद नंबर 11 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद नंबर 11 में नागरिकता संबंधी कानूनों पर संसद की शक्ति, यानी नागरिकता से संबंधित जो भी कानून है उन पर संसद का अधिकार होता है। संसद ही उस कानून को बनाती है और संसद ही उस कानून को समाप्त करती है। कोई नया कानून बनाना हो तो संसद ही उसे निर्धारित करेगी। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हमने इनको बड़े शॉर्ट में डिस्कस कर लिया है और आपको ये डायग्राम के वजह से चीज़ें आसानी से माइंड में याद रह जाएंगी, क्लिक करेंगे आपके माइंड में ये चीज़ें। नेक्स्ट है आगे, अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद नंबर 5 में अधिवास द्वारा नागरिकता। अधिवास का मतलब है जन्म के द्वारा नागरिकता। तो इसमें व्यवस्था है वे लोग भारत के नागरिक होंगे जो निम्न शर्तों में से कम एक पूरी करते हों या करता हो। यानी वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो नीचे जो जो दी गई शर्तें हैं उनमें से कम एक शर्त को पूरा करता हो। पहली शर्त क्या है इसके लिए? पहली शर्त है भारत के क्षेत्र में जन्मा, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत के क्षेत्र में जन्मा है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरी शर्त है, अगर वो पहली पूरी नहीं करता है
यानी वो भारत में नहीं जन्मा है, तो उसके लिए फिर दूसरी शर्त है, यानी उसके माता पिता में से कोई भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ, यानी माता या पिता में से दोनों में से कोई एक भारतीय क्षेत्र में अगर जन्मा है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा, यानी उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर पहली दोनों शर्तें पूरी नहीं करता है तो उसके लिए तीसरी शर्त है, वह संविधान के लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल तक भारत के क्षेत्र में सामान्य रूप से रहा हो। इस चीज़ का उसको प्रमाण देना होगा कि मैं संविधान के लागू होने से ठीक 5 वर्ष पहले भारत में आया था और यहाँ पे तब से रह रहा हूँ। अगर वो अपने दस्तावेज गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत करेगा तो भारत का नागरिक माना जाएगा, अगर संसद चाहे तो। उस बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 6 की। अनुच्छेद नंबर 6 में क्या व्यवस्था है, पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए हैं उनके नागरिकता संबंधी अधिकार क्या है। इसके लिए भी शर्त है। पहली शर्त क्या कह रही है, यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया था तो वह भारतीय नागरिक होगा, यानी 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में प्रवेश कर गया है तो भारतीय नागरिक होगा। दूसरी शर्त है, यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आया था तो उसे भारतीय नागरिक माना जाएगा। दोनों ही शर्तों में एक ही डेट, यानी 19 जुलाई 1948 की बात हुई है यहाँ भी और यहाँ भी 19 जुलाई 1948, यानी या तो 19 जुलाई 1948 से पहले आया हो या उस डेट को या उसके बाद आया हो, तो दोनों ही कंडीशन में वो भारत का नागरिक माना जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 19 जुलाई 1948 की बात क्यों की गई है, यानी इस दिन क्या हुआ था, भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत प्रवास के लिए अनुमति पत्र प्रणाली की सेवा प्रारंभ की गई थी इस डेट को, तो इसलिए इस डेट को नागरिकता संबंधी अधिकारों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन में वो भारत का नागरिक कहलाएगा। क्या है आर्टिकल 6 में, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग, ठीक है, अगर भारत के नागरिक बनना चाहते हैं तो उनके लिए 2 शर्तें दी गई हैं। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं हम अनुच्छेद नंबर 7 की। आर्टिकल नंबर 7, इसमें क्या है, पाकिस्तान जाने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। पाकिस्तान जाने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान चले गए। पिछले आर्टिकल नंबर 6 में क्या था, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के, तो यह व्यवस्था करता है, यह उन व्यक्तियों से संबंधित है जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में भारत लौट आए। यदि वे पंजीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं तो उन्हें भारतीय नागरिकता दी जा सकती है, यानी इनके लिए कुछ शर्तें हैं, अगर ये उन शर्तों को फुलफिल करते हैं तो उनको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। तो अनुच्छेद नंबर 7 में क्या है, हमें इतनी चीज़ याद रखनी है, नीचे की डिटेल हमें एग्जाम के लिए नहीं याद रखनी है। तो क्या आर्टिकल नंबर 7 में, पाकिस्तान जाने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। ठीक है, तो एक ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 8। अनुच्छेद नंबर 8 क्या व्यवस्था करता है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी ऐसे व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहे हैं लेकिन वो भारतीय मूल के हैं। ठीक, आपने सुना होगा जैसे बोलते हैं भारतीय मूल का अमरीकी, भारतीय मूल का जर्मनी, तो ये भारतीय मूल का मतलब क्या है। ठीक है, इसको देखते हैं। यहाँ व्यवस्था है, यह उन भारतीय मूल के व्यक्तियों से संबंधित है जो भारत के बाहर रहते हैं, जो संविधान लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे परंतु वे भारतीय मूल के हैं। यदि वे भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो जाते हैं तो उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। पंजीकरण संविधान के लागू होने से पहले या बाद में निर्धारित प्रपत्र और तरीकों से आवेदन पर किया जा सकता है, यानी ऐसे व्यक्ति जो संविधान लागू होने के समय भारत के निवासी नहीं थे लेकिन वो भारतीय मूल के थे, तो अगर उनको भारतीय नागरिक बनना है तो वो क्या करेंगे, उस देश में जहाँ वो रह रहे हैं उस देश के भारतीय राजनयिक, भारतीय राजदूत या कौंसलीय प्रतिनिधि, ठीक है, उनसे जाके एक रजिस्ट्रेशन पत्र पर सिग्नेचर लेंगे और ठीक है, अगर उनको ये सिग्नेचर मिल जाते हैं तो भारत सरकार उस पर विचार करेगी और अगर वो सही पाती है तो उसको क्या होगा, भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। उम्मीद है बात क्लियर होगी। आर्टिकल नंबर 7 और आर्टिकल नंबर 8 हमने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 9 की। आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 में क्या व्यवस्था है, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा और वह अनुच्छेद 5 का लाभ नहीं उठा सकता, अर्थात भारत दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत से उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाती है। यानी इसमें व्यवस्था है कि भारत जो है वो दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं करता। भारत में कैसी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, इकहरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में, जो कि किस देश के संविधान से अपनाई गई है, ब्रिटेन के संविधान से ये व्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद नंबर 10। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या माना जाता है वह नागरिकता की समाप्ति या अधिग्रहण के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन ऐसा नागरिक बना रहेगा। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय नागरिक माना जाता है वो तब तक भारत का नागरिक बना रहेगा जब तक संसद किसी विधि के द्वारा उसे अमान्य घोषित ना कर दे। तो अनुच्छेद नंबर 10, यानी अनुच्छेद नंबर 10 में है
अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बात करूं तो नागरिकता का बना रहना। आर्टिकल 10 क्या है? नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद नंबर 11, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, यानी संसद कोई कानून बनाकर नागरिकता के अधिकारों का नियमन करती है। ये शक्ति कौन देता है उसको? अनुच्छेद नंबर 11, आर्टिकल नंबर 11 उसको ये शक्ति प्रदान करता है। उम्मीद है बात क्लियर हुई होगी। हमने सारे आर्टिकल बड़े अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। आर्टिकल नंबर 5 में क्या है? जन्म से यानी अधिवास द्वारा नागरिकता। अनुच्छेद नंबर 6 में क्या है? ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आने वाले थे, ठीक है, उनके नागरिकता से संबंधित अधिकार हैं, यानी पाकिस्तान से वापस भारत आ गए। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 7 में क्या है? भारत से पाकिस्तान चले, यानी पाकिस्तान जाने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। याद रहेगा। आर्टिकल नंबर 8 में ऐसे व्यक्ति जो भारत से बाहर रहते हैं लेकिन वो भारतीय मूल के हैं, तो उनके नागरिकता के संबंधी अधिकार आर्टिकल नंबर 8 में है। अनुच्छेद नंबर 9 में क्या कह रहा है? अनुच्छेद नंबर 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, यानी भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 10 में प्रावधान है कि नागरिकता का बना रहना, और अनुच्छेद नंबर 11 में संसद की नागरिकता संबंधी कानूनों और अधिकारों पर सख्ती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये क्या है? ये जो एक कानून है जिसे भारत की संसद ने 11 दिसंबर 2019, ये जो कानून था 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करना है ताकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा सके। यानी ये एक्ट इसलिए लाया गया कि जो कुछ समुदाय धार्मिक प्रताड़ना के कारण भारत आ गए थे, चाहे वो अफगानिस्तान से आए हों या बांग्लादेश से आए हों या पाकिस्तान से आए हों। कौन कौन से? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। ठीक है, इनमें मुस्लिमों का नाम नहीं है। यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए ये सिटीजनशिप एक्ट 2019 लाया गया। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, यह अधिनियम उन क्षेत्रों पर लागू होता है जो 31 दिसंबर लोगों पर, यह अधिनियम उन लोगों पर लागू होता है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके थे। डियर ध्यान रखना, CAA 2019 किस पर लागू होगा? जो 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके थे, तो उनको ही भारत का नागरिक माना जाएगा। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं। यह अधिनियम उन लोगों पर लागू नहीं होता जो इन 3 देशों के मुस्लिम समुदाय से, यानी अगर इन तीनों देशों के कोई मुस्लिम समुदाय से व्यक्ति आए हों तो उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा गया था अगर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं तो उनको CAA के तहत भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी, तभी इस पर इतना बवाल हुआ था। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं हम। CAA का भारतीय नागरिकों की नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जो पहले से ही भारतीय नागरिक हैं तो उनकी नागरिकता पर इस अमेंडमेंट एक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे जो संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल हैं। यानी ये संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, निम्न में से किस क्षेत्र पर लागू नहीं होता है? तो किस क्षेत्र पर कौन कौन से स्टेट हैं? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है, यानी इनको एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। ठीक है, कारण क्या है इस क्षेत्र पर ये लागू क्यों नहीं होता? क्योंकि ये क्षेत्र या तो संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं या इनर लाइन परमिट प्रणाली द्वारा शासित होते हैं। तो इनर लाइन परमिट प्रणाली, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। परमिट प्रणाली, इनर लाइन परमिट प्रणाली, ये क्या है? दरअसल ये इनर लाइन परमिट प्रणाली, जिसको शॉर्ट में ILP हम बोलते हैं, ILP, इसका मतलब ये है कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्यों में ILP प्रणाली लागू है। क्यों? ये गैर आदिवासियों को इन क्षेत्रों में प्रवेश करने या रहने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर जो है ILP प्रणाली लागू, यानी इस क्षेत्र में जो हमारे पर्यटक आते हैं उनको इस क्षेत्र में जाने के लिए, घूमने के लिए एक परमिट की आवश्यकता होती है, परमिट बनवाना पड़ता है, तभी वो उन क्षेत्रों में एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि ये जो 4 स्टेट हैं इनमें आदिवासी लोग अधिक संख्या में निवास करते हैं। ठीक है, तो इस कारण अगर यहाँ पे कोई घूमना चाह रहा है या यहाँ पे कोई रहना चाह रहा है तो उसके लिए एक परमिट की आवश्यकता होती है, जिसको बोलते हैं इनर लाइन परमिट, यानी अंदर जाने के लिए एक परमिट बनवाना पड़ेगा गवर्नमेंट से, तभी आप उसमें एंट्री कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसलिए ये जो CAA है 2019 इन 4 स्टेट पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं हम
विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। यानी जो विदेशों में भारतीय मूल के लोग बसे हुए हैं उनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 क्या है? अनिवासी भारतीय यानी NRI। दूसरा है हमारा भारतीय मूल के व्यक्ति जिनको PIO बोलते हैं। और तीसरा है हमारा भारत के विदेशी नागरिक जिसको OCI शॉर्ट में हम बोलते हैं। तो अनिवासी भारतीय NRI, इसका मतलब क्या है? ये वे भारतीय नागरिक हैं जो काम, शिक्षा या अन्य उद्देश्य के लिए अस्थायी रूप से 182 दिनों से अधिक विदेश में रहते हैं, भारत से बाहर रहते हैं। कितने दिनों से अधिक? 182 दिनों से अधिक भारत से बाहर रहते हैं और भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं, यानी इंडिया में आते जाते रहते हैं लेकिन कम से कम 182 दिन भारत से बाहर रहते हैं। तो इनको हम कहते हैं अनिवासी भारतीय NRI। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति PIO। ये वे लोग हैं जिनके पूर्वज भारतीय थे लेकिन अब वे विदेशी नागरिक हैं। जिनके पूर्वज, माता पिता, दादा दादी, ठीक है, भारतीय थे लेकिन अब वो विदेशी नागरिक हैं, तो इनको बोलते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति। ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं भारत के विदेशी नागरिक। ये क्या है? ये वे PIO हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा OCI कार्ड जारी किया गया है जो उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है, जैसे बिना वीजा के भारत में प्रवेश करना और कृषि भूमि को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में NRI के समान अधिकार। ठीक है, तो भारत से बाहर रहने वाले, ठीक है, भारतीय मूल के लोगों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, तो इनको ध्यान रखना कौन कौन सी हैं? NRI, PIO और OCI। PIO और OCI। ठीक है, तो उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी, सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह समझी हैं, सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हुई हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान से एक बार रिवीजन कर लेंगे तो सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। नेक्स्ट की चीज़ें, इसमें एक वीडियो और आएगा इस पर, यानी इसकी एक क्लास होगी, उसके बाद नागरिकता हमारा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, आप थोड़ा सा भाई को सपोर्ट करिए और लाइक ज़रूर कर दिया करो वीडियो को, और कमेंट तो ज़रूर ही किया करो। अगर आप वीडियो देखते हैं कमेंट किया करो, जैसा भी आपको लगे उस तरह का आप कमेंट करना आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।